गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन आपको। ये कुछ लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, कुछ लोगों के मन में आंसर के बाद भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं, देयर में भी ये पॉसिबिलिटी। तो हम थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कस करेंगे। ये मैंने कल भी बोला था, ये लूप रखा है वाई जेड प्लेन में। एक बार इसको इमेजिन करना मुझे आना ही चाहिए, तभी बात बनेगी। मैं आज एक फर्जी लूप लेके आया भी हूं। ये एक रोल है। तो मैंने क्या बोला था कि मेरा जो लूप रखा है वो वाई जेड प्लेन में रखा है, यानी कि कुछ इस तरीके से रखा है। दिख रहा है आपको? अब इसको, इस लूप को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें ये रहा पीछे से एक साइड इसकी पीछे है और ये रहा लूप। अब इसमें करंट कैसे दिखेगा? आप करंट कैसे पहचानेंगे? डॉटेड वाले पोर्शन यानी कि बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसमें करंट ऊपर चढ़ रही है, यानी कि ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है मेरा, इसमें करंट ऊपर चढ़ रही है, यानी कि ये करंट यूं घूम रही है। बहुत ध्यान से देखना, करंट ऐसी घूम रही है। अब आपको फीलिंग आ रही होगी करंट ऐसे घूम रही है। अब मैंने बोला डीएल कहां है? डीएल ये रहा एक छोटा सा एलिमेंट, इसके टॉप पर एक छोटा सा एलिमेंट है यहां पर। इस एलिमेंट को ध्यान से देखें तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मुझे अगर यहां पर डीएल की डायरेक्शन चाहिए तो क्या निकालनी पड़ेगी? करंट की डायरेक्शन। तो आइडियल की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिख गई होगी टेंजेंट। टेंजेंट भी अगर मुझे दिख गई है तो अब मैं क्या बोलूंगा? डीएल की डायरेक्शन किस तरफ है? बाहर की तरफ है ना। क्यों? बिकॉज करंट भी घूम के किधर आ रही है? बाहर की तरफ। तो आइडियल किस तरफ हो गया? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। दिख गया? अब आइडियल दिख गया है आपको। आर क्या है? इसके सेंटर की तरफ जाना है, ये रहा आर। यानी कि जो फर्स्ट वेक्टर है, मुझे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती थी, तो मुझे किसकी डायरेक्शन निकालनी होती है? आई डी एल क्रॉस आर की बात तो पिछले लेक्चर से सीखे थे हम लोग। तो डीएल क्रॉस आर की बात करेंगे तो क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लेना है। फर्स्ट वेक्टर यानी कि बाहर की तरफ रख लिया। पाम किधर इंडिकेट करनी चाहिए? सेकंड वेक्टर वो डाउनवर्ड है, पाम डाउनवर्ड इंडिकेट कर रही है। फिंगर्स को क्लोज कर दिया। थंब किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया। ये साइड आ गई मेरे पास फील्ड की, तो ये साइड क्या आपकी राइट साइड है? तो फील्ड पता चला किस तरफ आया? राइट साइड आया। देख पा रहे हैं ये सब कहानियां आप? अगर मैं आपसे बोलता इसी क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन, फिर से मैं बना दूं, ये रहा आपका लूप, ये वही करंट है आई। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर अगर डीएल ले लेंगे तो, बात ध्यान से सुनना, अगर यहां पर डीएल ले लेंगे तो अब बात करना दोबारा से कि डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? कहां पर फील्ड बताना है? सेंटर पे। तो सेंटर पे फील्ड बताना है तो पहले निकालनी किसकी डायरेक्शन पड़ेगी? डीएल की। तो आप, यही लूप है अपना। करंट कैसे घूम रही थी? कुछ यूं घूम रही थी। अब बॉटम पे आपका एलिमेंट है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद करंट यहां पर देखना ध्यान से, क्या अंदर की तरफ ही जा रही है? यूं घूम रही है ना करंट, अंदर जा रही है करंट। तो हमारे डीएल की डायरेक्शन भी किस तरफ हो गई? इनवर्ड। तो डीएल अगर इनवर्ड हो गया है, डीएल इनवर्ड हो गया है, आर कहां है मेरा? ये रहा आर। क्या आर इस बार बॉटम से देखेंगे सेंटर की तरफ यानी ऊपर की तरफ है? तो आर ऊपर की तरफ है। एक बार फॉलो कर लीजिए। डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर रख दी। पाम किधर होनी चाहिए? अपवर्ड। सेकंड वेक्टर की तरफ पाम होनी चाहिए, घुमा दिया। फिस्ट को क्लोज कर लिया। थंब अगेन किधर आ गया? राइट साइड आ गया। क्या ही सीख पा रहे हैं आप मेरी बातें? ये बहुत जरूरी है। और ये वाला केस पेपर में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है यही केस। आपने देख लिया होगा। अब चलिए, देख लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। क्या आप इतनी देर में एक बात नोटिस कर रहे थे कि किसी एक लूप में चाहे जिधर भी डीएल ले लो, क्या फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही थी? ये बात इतनी देर में आपका दिमाग चलना चाहिए था इतनी देर में। आई होप कि कई लोगों का चला होगा। अब आज का पहला टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवार लॉ। अब मेरी बात सुनना, बायो-सेवार लॉ ने मुझे क्या निकालना बताया? उसने मुझे बताया कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना बताया उसने। क्लियर इतनी बात? छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब अगर मुझे किसी बड़े एलिमेंट मतलब किसी पूरे
पोर्शन की वजह से करंट निकालना है, किसी भी वायर के फुल पोर्शन की वजह से करंट निकालना है, तो आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी, क्या कर सकते हैं, बायो-सैवार्ट लॉ की हेल्प से उस छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल लीजिए, और उसके बाद कंप्लीट पोर्शन के लिए, कंप्लीट वायर के लिए क्या कर दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये लाइन में, ये बहुत पुरानी लाइन है, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग। छोटे एलिमेंट के लिए निकालेंगे, पूरे के लिए निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वही यूज है, अब यही एप्लीकेशन है इसका बायो-सैवार्ट लॉ का। तो पहला एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। किसी सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड कितना होता है। अब सर्कुलर लूप तो अभी तक हम देखते ही आ रहे थे, अभी कई सारे सर्कुलर लूप सुनाए थे, तो उन्हीं में से किसी एक की बात कर रहे हैं। एट दी सेंटर। अब आपको समझ में आ गया हो, केस 1 लिख दिया है, यानी कि एक तो सेंटर पे निकालेंगे, एक कहीं और निकालेंगे। अब वो कहीं और वाला बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, वहां से हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे नए नए। तो एट दी सेंटर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना पहले पूरी एक एक बात, यहां से बहुत सारे गोल्डन लाइंस निकलेंगे अपने पास। ये एक सर्कुलर लूप देखा, बहुत प्यारा सा सर्कुलर लूप है। अब ज्यादा प्यारा है, क्या माना, ये सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर है मान लिया O, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R, ये मैंने मान लिया। इस लूप में कहीं से एक करंट घूम रही है I, कितनी करंट है, I करंट है, इस लूप में घूम रही है। वैसे आपको असलियत बताएं, इस लूप में करंट घूमेगी कैसे, इसको कहीं से वोल्टेज चाहिए होगी, तो मैंने मान लिया वोल्टेज ऐसे दी जाती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल पास पास दो एलिमेंट है, यहां से वोल्टेज दी थी तो इसमें करंट आ गई, टर्मिनल उल्टे लगा दिए मैंने, ये रही। तो ये करंट घूमेगी, लेकिन इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं, हमें बस इतना समझना है कि क्या है, एक लूप है और इस लूप में क्या है, एक करंट है I। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इस पूरे लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, बायो-सैवार्ट लॉ की हेल्प से उस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालूंगा। फिर आगे बताते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, क्या अपन ले लें, चलिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने DL, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि यहीं पे क्यों लिया, पूरे इस लूप पे कहीं ले सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं पहले क्या निकालूंगा, फील्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट, क्या इसको बोलते हैं, करंट एलिमेंट, IDL, पिछले लेक्चर से याद होगा। कितना बनता था फील्ड, बायो-सैवार्ट लॉ का फॉर्मूला, कई लोग भूल गए हैं, भूला नहीं है, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही था। आप में से कई लोगों को इसकी वेक्टर फॉर्म भी याद होगी। वेक्टर फॉर्म क्या कहती थी, IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम। तो मैंने क्या बोला कि ये थीटा क्या है, कल के डेरिवेशन से पहले याद होगा, थीटा क्या था, इस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, याद आना चाहिए, बहुत कीमती हैं सारी बातें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, यही है। तो पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, इस DL की वजह से निकाल रहा हूं, तो पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। कहां पर निकालना हूं, सेंटर पे, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय ड्राइंग ए टेंजेंट। तो करंट यूं घूम रही है तो DL की डायरेक्शन भी ये हो गई। अब कई लोग समझ गए होंगे कि टेंजेंट जो होती है इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि सेंटर से अगर टेंजेंट को ज्वाइन किया जाए, कहां पर, टचिंग पॉइंट पर, तो वो क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। दिस इज ए ज्योमेट्री का रूल,
दिस एंगल इज 90 डिग्री। होता है टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 का एंगल बनाती है। चलिए लाइन सुनिए, रेडियस टेंजेंट पर 90 का एंगल बनाती है फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ क्लास 6 7 8 और पता नहीं कहां से। चलिए तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 90, तो dv कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन रेडियस कितनी है इसकी कैपिटल आर, यानी आर क्या था यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, दैट इज कैपिटल आर, रख दी हमने, ये निकल आया मेरे पास। अब इसकी डायरेक्शन बताइए किधर होगी, डायरेक्शन मैंने निकालना बताया था dl क्रॉस r करके देख लेंगे। dl की तरफ फिंगर्स को रखा, r की तरफ लेकर आए, थंब इज आउटवर्ड, आउटवर्ड आ गया तो ये होगी डायरेक्शन आउटवर्ड। यहां तक सुनी मेरी बात आपने, इसके बाद जो बोलूंगा वो 2 बार सुनना, 2 बार सुनना। ये एक एलिमेंट की वजह से फील्ड निकल कर आया। अब मेरा अगला काम क्या है कि आप, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बोल रहा हूं कि अब आप क्या करिए, इस एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट एज्यूम करिए। क्या बोला मैंने, 2 बार सुनना है तो मैं ही 2 बार बोल देता हूं कि एक एलिमेंट तो आपने ले लिया, ऐसा ही एक और डीएल यहां पर कहीं भी सेलेक्ट करिए, कहां पर, इस डीएल के आसपास इधर कहीं दूर एक और डीएल सेलेक्ट करिए। मोस्ट टर्म बोलूं अच्छा सा तो इसके ठीक अपोजिट सेलेक्ट करना होता है, तो एक और डीएल मैंने सेलेक्ट की। ये सब बातें दिमाग में कर रहा हूं, मैं दिमाग में कर रहा हूं, आप भी दिमाग में करेंगे आने वाले टाइम में और करनी जरूरी है। अब क्या चेक करिए, क्या इस डीएल की वजह से भी फील्ड की डायरेक्शन वही आएगी जो यहां से आ रही थी। ये सिर्फ अभी चेक करना है, तो मैं अभी सिखा ही चुका था आपको थोड़ी देर पहले कि एक लूप में कितने भी डीएल ले लो सबकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन सेम आती है, लेकिन एक बार चेक करेंगे, अगली बार मैं क्वेश्चन में फंसा दूंगा आपको। तो एक और डीएल लिया मैंने, कहां लिया, पहले वाले के अपोजिट लिया और इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन चेक करी। फील्ड की डायरेक्शन चेक करी तो पहले तो ये हो गई डीएल की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन चेक करी तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। डीएल क्रॉस आर करके देख लिया, डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, आर की तरफ पाम। डीएल कहां है, ये देखिए ये रहा, डीएल की तरफ राइट हैंड की टिप्स फिंगर्स की, और पाम किस तरफ, आर की तरफ, फिंगर्स को क्लोज कर दिया तो थंब किधर आ गया, आउटवर्ड। क्या यहां से भी आउटवर्ड आ रहा था, यहां से भी आउटवर्ड आ रहा था। अब जब दोनों तरफ से आउटवर्ड आ रहा है तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। सुना, अब ऐसा क्यों किया हमने, ये थोड़ी सी ऐसी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। दोबारा सुना, फील्ड कैसी क्वांटिटी है, फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बाय चांस ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट आती तो क्या हम इनको ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, मेरी बात का जवाब देना आप। 2 वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, हम दोनों को ऐड नहीं करते, बेसिकली वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी कि हम इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। ये लाइन बहुत बड़ी है, जैसे आप थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठेंगे क्वेश्चन जरा सा घूमेगा, आप घूम जाएंगे अगर आपने मेरी ये बात नहीं पकड़ पाई। मैंने क्या बोला, बायो-सेवार लॉ क्या कह रहा है, मुझे अभी फीलिंग नहीं आई कि आप सीख गए, एक बार और बता रहा हूं। बायो-सेवार लॉ की हेल्प से पूरे लूप की वजह से फील्ड निकालना है, किसी भी पोर्शन की वजह से फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, एक बहुत रटा रटाया सा पैटर्न है, एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फील्ड निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे आंख बंद करके इंटीग्रेट नहीं करते, बिकॉज अगले ही डेरिवेशन में मैं आपको फंसाऊंगा। तो पहले सुना हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट लिया, उसके बाद उसकी डायरेक्शन निकाल ली हमने, फिर एक और एलिमेंट लेंगे उसी वायर पर या लूप पर जो भी हमें दिया गया है, एक और एलिमेंट लेंगे और उसके लिए चेक करेंगे कि क्या डायरेक्शन सेम आ रही है। अगर डायरेक्शन सेम आ रही है तो ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर डायरेक्शन सेम नहीं आ रही होगी तो हम कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा क्या जुगाड़ लगाएंगे। तब ये पता चला क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते, उस केस में डायरेक्शन अपोजिट होगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और ऐड का और अगर डायरेक्शंस अपोजिट हुई तो वो ऐड नहीं हो गए वेक्टर की तरह, तो वेक्टर क्या करेगा, उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा, या फिर उनके बीच कुछ एंगल निकला, मान लीजिए 120 का एंगल निकल आया, तो वो ऐड नहीं होंगे डायरेक्ट। उसमें कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम रूल लगता है 2 वेक्टर्स के लिए। तो वहां पर हमें कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे।
वो हम आपको अगले लेक्चर में सिखाएंगे। अभी मेरी बात सुन ली तो हमने क्या चेक करना है, एक और एलिमेंट लिया, उसके लिए चेक किया, डायरेक्शन सेम फाइंड की मैंने। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या बोलूंगा, फॉर कंप्लीट लूप फील्ड क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जो भी टर्म्स कांस्टेंट है उसको बाहर खींच लीजिए, कांस्टेंट्स को बाहर खींचा तो एक बहुत गोल्डन फॉर्मूला मिला मुझे। किसमें क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, आई क्या है, इस लूप में करंट है विच इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, मैं कितनी दी है, आर क्या है, रेडियस है, अरे रेडियस कहां कम ज्यादा हो रही है, तो सब कांस्टेंट है, बाहर खींच लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। आंख बंद करके इसको पहले, अभी फॉर्मूला नहीं बनाया, इसको गोल्डन फॉर्मूला बना लीजिए। ये इस चैप्टर का पहला गोल्डन फॉर्मूला बन गया मेरे, पहला नहीं, बायो सेवार के बाद दूसरा है, इससे ज्यादा गोल्डन नहीं है कुछ, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे प्यारे प्यारे। ये पहला गोल्डन, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये गोल्डन फॉर्मूला बना, लिख लेना ऊपर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डीएल का मतलब क्या है, छोटा एलिमेंट। क्या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के फील्ड को ऐड करना है, मोटो तो यही था ना कि सभी फील्ड्स को ऐड करना है, सभी फील्ड्स मतलब इतने बहुत सारे छोटे छोटे डीएल होंगे, यहाँ पर ऐसे हजारों डीएल बन गए होंगे, लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने, उन सब डीएल्स को ऐड कर देंगे। अगर इन सभी पोर्शंस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, मेरी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। मैंने बहुत बार सिखाया है 11th में भी कि इन सभी डीएल्स को ऐड कर देंगे, छोटी छोटी लेंथ्स को, तो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ द लूप बन जाएगी, और विच इज कितनी होती है, आप सबको पता है सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। कितनी हो गई, 2 पाई आर। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें से, आर से एक पावर खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 टाइम्स खत्म। गोल्डन फॉर्मूला याद करना, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, यहां से बचा 2 और आर, 2r। ये बन गया है गोल्डन फॉर्मूला फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है। अच्छा एक बात और बता दें, इस चैप्टर में ऐसे ही हल्के से चुन्नी चुन्नी से चेंज वाले बहुत सारे बनेंगे, तो आपका काम क्या है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी एक नोटबुक के, जो नोटबुक है आपके पास, उसके बैक साइड पर कहीं पर चैप्टर नंबर 4 डाल के फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाना शुरू कर देना है अभी से, क्योंकि बाद में एग्जाम से पहले आप भूलने लगते हैं, ये फॉर्मूले इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जरा जरा सा चेंज है आपको पता नहीं चलता क्या हो गया। ये किसके लिए बना, पूरे लूप के लिए। ये क्या बना, एक जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूले का यूज करना बताता हूं। बाई चांस मैं आपसे कहता, सुनना ध्यान से, बाई चांस मैं आपसे कह देता कि ये लूप पूरा नहीं है, ये लूप कैसा था, आधा है, मान लीजिए एक आर्क दे देते आपको, ऐसे दे देते, अब इसमें करंट दे देते वो आपको, तो अब ये लूप पूरा तो है नहीं, फील्ड तो अभी भी होगा सेंटर पर। तो डीएल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इस पूरे लूप की लेंथ, और लूप की लेंथ कितनी है, क्या आधी हो गई है, पाई आर हो गई है। तो इस डीएल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द लूप बोल सकते हैं, लूप नहीं बोलूंगा, लूप का मतलब होता है कंप्लीट, तो लेंथ ऑफ द आर्क बोल सकता हूं। डीएल का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द आर्क। अगर ये ऐसा आधा होता तो आप पाई आर रख देते, आधे का भी आधा होता तो आप जो भी समझते वो रख देते। मेरी बात सीखें, हटा दूं सब। तो फील्ड की डायरेक्शन आई किधर, इस लूप के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब एक बात बोलें, फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाली, सीख ली, डीएल लिया, डीएल क्रॉस आर किया, फिर निकाली। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन के लिए, बहुत जरूरी बात है। किसी लूप के लिए फील्ड की डायरेक्शन निकालने का एक रामबाण उपाय, किसी भी लूप के लिए, सर्कुलर लूप की बात मैं कर रहा हूं, या किसी भी तरह का लूप हो, किसी भी तरह का लूप हो, मैंने बोला चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी लूप हो, उस लूप के लिए फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रामबाण जुगाड़, ध्यान से सीखना। ये कोई लूप है,
इस लूप में ये करंट घूम रही है, ये बिल्कुल यही लूप है। अब मुझे इसके सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका सुनना, अपने राइट हैंड को इस लूप के ऊपर रख लूंगा। ये बहुत जरूरी है, सीख लेना बच्चे बहुत ध्यान से। अपने राइट हैंड को इस लूप के ऊपर रख लूंगा। लूप के ऊपर रख लिया, कैसा, इस लूप के ऊपर रख लिया। अब आप बोलेंगे ये ऐसा कैसे रख लिया, इसके परपेंडिकुलर रख लिया। कुल मिलाकर मैं बोलूं, एक तो लूप के ऊपर ऐसे रख सकते थे, हमने कैसा रखना है, हाथ को इसके परपेंडिकुलर रखना है। रख लिया, रखने के बाद जैसी इसमें करंट घूम रही है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दीजिए। उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाकर फिस्ट क्लोज कर लीजिए। स्टेप्स लिख लेना, ये पूरे चैप्टर में यही नोट करेंगे हम। क्या बोला, राइट हैंड को रख लिया इसके ऊपर, और करंट कैसी घूम रही है, यूं घूम रही है करंट, तो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को भी यूं ही क्लोज कर रहा हूं। देख रहे हैं आप, क्या करंट की डायरेक्शन में ही क्लोज हो रही है मेरे राइट हैंड की फिंगर्स, एंटी क्लॉकवाइज। मेरे राइट हैंड की फिंगर्स भी कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल कर लिया मैंने, बंद कर दिया, थंब किधर आ गया, आउटवर्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड। दिस इज ए रामबाण जुगाड़, किधर हो गई फील्ड की डायरेक्शन, आउटवर्ड। सीखा पहला काम, जहां भी लूप रखा है उस लूप के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। कैसे, लूप के परपेंडिकुलर। लूप के परपेंडिकुलर ये हो गया, लूप अगर ये रखा है तो लूप के परपेंडिकुलर हाथ रख दिया। उसके बाद क्या कर दिया, जैसी करंट घूम रही वैसी घुमा दी। क्या हो जाए, दो चार एक बार हो जाए, एक दो देखें कुछ। अब जल्दी ये वाला होता है कि डीएल लेकर होता है, आप ही बताएंगे। अब ये क्या है, इस पूरे लूप की वजह से सेंटर पे डायरेक्शन फील्ड की, और यही किसी भी छोटे एलिमेंट की वजह से भी आएगी। आगे देखना, अब मैंने लूप घुमा दिया है, अब की बार लूप खतरनाक बना रहा हूं आपके लिए। चलिए पहले एक बार ये बताइए, एक बार करके देखिए, एक बार सब बताएंगे आंसर। फील्ड पर, अरे सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या करना है, हाथ इसके परपेंडिकुलर रख लेना है। रख लिया आपने, अब फिंगर्स किधर घुमानी है, जिधर करंट घूम रही उधर घुमानी है। अब आपकी फिंगर्स क्या उल्टी घूम, करंट किधर घूम रही है, घूम रही है, तो आपकी फिंगर्स क्या ऐसे उल्टी लौट सकती हैं, नहीं लौट सकती ना। क्या करना पड़ेगा, हाथ घुमाना पड़ेगा। घुमा दिया, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा दिया, घुमा दिया। थंब किधर चल गया, इनवर्ड, तो फील्ड किधर हो गया, इनवर्ड। इनवर्ड को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस। अरे कुछ दिमाग में घुस रही है बात, फंसा दें आप, फंसा दें आप। चलिए एक लूप देखना, बहुत सुंदर सा लूप है। कुछ लोग समझ गए होंगे। ये लूप है। अब इस लूप की कहानी कुछ ऐसी है कि जो पोर्शन आपको डॉटेड दिख रहा है वो बोर्ड के पीछे है, जो सॉलिड है वो बोर्ड के बाहर है। यानी कि ये लूप रखा है कुछ ऐसा, और ये ऐसा रखा है, तो इसका प्लेन हो गया है एक्स जेड प्लेन। कैसा प्लेन हो गया है, एक्स जेड प्लेन दिख रहा है इतना। अब ये लूप यूं रखा है, इसमें ये रही करंट आई। पहले तो इतनी बात इमेजिन करना सीखे, जो पोर्शन डॉटेड है वो बोर्ड के पीछे है, जो सॉलिड है वो बोर्ड के बाहर। एक बार दिमाग लगाइए अपना, एक बार दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि किधर आएगी फील्ड की डायरेक्शन। कुछ लोग बता रहे हैं मेरा लूप कहां गया, ये रहा। तो ये लूप रखा कैसे, ये वाले लूप कैसे रखे थे, इस तरीके से रखे थे। ये लूप इस तरीके से रखे थे, क्लियर है। ये लूप कैसे रखा है, ऐसा रखा है, आई थिंक दिख रहा होगा, ऐसे रखा है। तो सबसे पहला टास्क मैंने क्या बताया, लूप के परपेंडिकुलर अपना हाथ रख लीजिए। लूप के परपेंडिकुलर अपना हाथ रख लीजिए, रख लिया। रखने के बाद जैसी करंट घूम रही है वैसी राइट हैंड की फिंगर्स घुमा के फिस्ट क्लोज कर लीजिए। करंट कैसी घूम रही है जरा देखना यहां से, क्या बाहर से यूं घूम रही है, ये बाहर वाली लाइन में करंट ऐसे जा रही है, तो इसमें करंट कैसे घूम रही है, ये घूम रही है, ये दिख रही करंट बहुत स्लो मोशन में दिखी करंट। अब बस मैंने भी क्या करना है, ऐसे ही फिंगर्स को कर्ल कर लेना है, इसके परपेंडिकुलर रखा, कर्ल कर दिया, थंब किधर चल गया, अपवर्ड। किधर आ गया थंब, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड आ गई। इस लूप का प्लेन क्या था, एक्स वाई प्लेन था। इसका भी कैसा था, एक्स वाई प्लेन था। इसका कौन सा प्लेन था, एक्स जेड प्लेन था। अब ये पता है मैं प्लेन क्यों लिख रहा हूं, ये इतनी बड़ी काम क्यों कर रहा हूं, आपको कुछ दिखा रहा हूं।
आप अपने आप की बुद्धि चेक कर सकते हैं, अपना एकदम छोटा सा शॉर्ट में आंसर चेक कर सकते हैं। जिस प्लेन में, अच्छा एक्स जेड प्लेन में था तो फील्ड किस में आया, वाई में। एक्स वाई प्लेन में था तो फील्ड किस में आया, क्या जेड इनवर्ड यानी कि जेड हो गई, आउटवर्ड यानी कि जेड हो गई। तो हमें एक बात पता चल गई, जिस प्लेन में लूप रखा है उसके परपेंडिकुलर फील्ड आता है। ये पंचलाइन दिमाग में कहीं एक कॉर्नर में रख देंगे, रख दी कहीं कॉर्नर में, कि जिस प्लेन में लूप होता है उसके परपेंडिकुलर आता है फील्ड। क्या फील्ड की डायरेक्शन सीख गए? इतनी एक और बता दें क्या, आई थिंक सब आपने नोट कर लिया है। ये एक व्हीकल वाला, वाई जेड प्लेन, तो जैसे ही आप इस लूप को देखेंगे आपके दिमाग में आंसर तो आ जाएगा, या तो एक्स में आएगा, या तो प्लस एक्स में होगा, या माइनस एक्स में होगा। अब वो आप कब देखेंगे, करंट देखकर बताएंगे। करंट मैंने कर दी है, ये रही करंट। चलिए लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग की सेंटर कहां बता, क्वेश्चन तो पता ही है ना, सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। शुरू हो जाइए, क्या करेंगे, जैसी करंट चल रही है वैसा ही रख देंगे। ये रहा मेरे पास लूप, यही है ना लूप। अब क्या करना है, इससे पहले लूप के परपेंडिकुलर हाथ रख लेना है। अब लूप के परपेंडिकुलर रखें, कैसे रख के देखो एक बार। अब ऐसे एक बार, मुझे पता नहीं आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। लूप के परपेंडिकुलर हाथ क्या ऐसे रखा जाएगा क्या, नहीं ना, ये लूप के परपेंडिकुलर नहीं हुआ। लूप की सरफेस और मेरी हाथ की सरफेस पैरेलल हो गई, ये हुआ लूप के परपेंडिकुलर। देख गया। अब लूप के परपेंडिकुलर देखना, मेरी हाथ की सरफेस ये होती सरफेस, ये परपेंडिकुलर है लूप के, लूप की सरफेस रख दिया। जैसी करंट घूम रही, करंट किधर घूम रही है, क्या बाहर से आ रही है अंदर की तरफ, देखिए बाहर वाले में ऊपर चल रही है, यानी कि बाहर वाली सरफेस ये है। आपको हर बार ये लेके नहीं चलना है, तो घर बैठ के ऐसे रैंडमली 50 लूप बना देना। क्या करना है, 50 लूप बनाने हैं, सब में कुछ ना कुछ करंट इधर उधर करनी है और डायरेक्शन लिखनी है अपने आप। जितने भी बना लो, जितने भी कर लो, हमारे पास भेज देना, हम चेक करेंगे, भले ही हमें 2 दिन लगे, लेकिन हम आपके लिए इतना करेंगे। तो क्या बोला मैंने, करंट यूं घूम रही है बाहर की तरफ, रखा फिंगर, जैसी करंट घूम रही थी घुमा दी, घुमा दी फिंगर, तो थंब किधर आ गया, लेफ्ट साइड, तो फील्ड किधर हो गया, लेफ्ट साइड। आई होप सीख गए हैं इतनी बातें, लूप के लिए फील्ड निकालना सीख गए हैं। अब मैं आज इतनी बातों पे नहीं रुकना चाह रहा था, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है आज, बहुत कुछ पढ़ाना है। रुक जाइए, स्पीड पकड़िए थोड़ी सी। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, ये एक सेमी सर्कल है, ये मैंने अभी अभी बताया था, बहुत जल्दी से देखना। सेमी सर्कल है ये, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है, आर दी गई है। करंट कितनी है इसमें, आई है। क्वेश्चन समझ, ये कोई वायर नहीं है, ये रहा एक लूप, इसमें करंट है आई। अब क्या बोला, फाइंड फील्ड एट दी सेंटर। सेंटर पे फील्ड बताइए, जल्दी से शुरू हो जाएंगे आप, मुझे आंसर फटाफट बताएंगे। तो सेंटर पे फील्ड बताने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, गोल्डन फॉर्मूला क्या था, किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए, किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए फील्ड का गोल्डन फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद रहना चाहिए, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब आर्क की लेंथ, रख दीजिए वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्या ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी कि लेंथ कितनी इसकी, पाई आर, सर्कमफ्रेंस कितनी, पाई आर। निपटा दीजिए जो निपट जाए, आर से आर खत्म, पाई से पाई खत्म, तो क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। क्या ये आंसर पूरा हो गया, अभी कुछ बचा है इसमें, क्या बचा है इसमें, डायरेक्शन बची है इसमें सर, डायरेक्शन बची है, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने लूप के लिए डायरेक्शन निकालना बताया। क्या करिए, अरे चाहे आर्क हो चाहे लूप हो, जो मर्जी हो, सब जगह एक ही रामबाण वैलिड है। क्या करेंगे, इस लूप के परपेंडिकुलर राइट हैंड की फिंगर, राइट हैंड को रख लेंगे और क्या कर देंगे, जैसी करंट घूम रही वैसी घुमा देंगे, जैसी करंट घूम रही वैसी घुमा देंगे। रख के देख लिया, इसके परपेंडिकुलर रखा, ये देखिए परपेंडिकुलर रख लिया मैंने, साइड में रख देता हूं दिखाई दे। अब मुझे घुमाना है, क्या इस तरीके से करंट घूम रही है, क्या करंट कैसे घूम रही है, ऊपर जा रही है करंट, यूं घूम रही है करंट,
यानी कि मेरी राइट हैंड की फिंगर्स भी ऐसे बंद होनी चाहिए, तो मैंने रख दिया, घुमा दी राइट हैंड की फिंगर्स, क्या जैसे करंट घूम रही वैसे बंद हो रही। कैसे घूम रही करंट? क्लॉकवाइज। मेरी फिंगर्स भी कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। थंब किधर गया? इनवर्ड, यानी फील्ड की डायरेक्शन आ गई इनवर्ड। कंफर्म बात है? एक क्वेश्चन हो गया, एक और बनाइए, एक और बनाइए। अभी ऐसे छोड़ेंगे थोड़ा नहीं आपको, आज एकदम मास्टर बना के भेजेंगे इसमें। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब की बारी सेमी सर्कल तो नहीं लग रहा होगा आपको, है ही नहीं लगेगा। ये सेंटर है वो, मान लिया ये एक आर्क है और ये जो आर्क है वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिएगा 60 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। और इसमें ये रही है करंट आई। रेडियस कितनी है इसकी? आर रेडियस है। कुछ समझे? एक आर्क है, ये वाला आर्क है, करंट कितनी है? आई है, रेडियस आर है, और ये आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको फिर से क्या निकालना है? क्वेश्चन छपा हुआ है, फाइंड फील्ड एट दी सेंटर। एक बार अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए और अटेम्प्ट करके बताइए कि कुछ करें। क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी हमें आर्क दिखेगा एक सर्कुलर टाइप का, तो हम सबसे पहले अपना गोल्डन फॉर्मूला निकालेंगे पिटारे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। समझ गए? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब इस आर्क की लेंथ। अब इस आर्क की लेंथ का एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हमने, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। बचपन की बात छोड़िए, हमने अभी भी पढ़ाया था आपको किसी डेरिवेशन में। किस डेरिवेशन में पढ़ाया था? मुझे याद आ रहा है, मैंने अभी पढ़ाया था, और वहां पर डेरिवेशन में नहीं पढ़ाया था, एक क्वेश्चन में पढ़ाया था, 3rd चैप्टर में। एग्जैक्टली लेक्चर कमेंट करिएगा कौन से लेक्चर में था वो। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, ऐसा ही फॉर्मूला होता था। यहां पर एक पंच लाइन मैंने बोली थी कि दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मस्ट बी इन रेडियंस। ये उसी दिन बोला था, जो लोग होशियार होंगे उनको सब याद होगा। तो आर्क लेंथ मैंने मान ली कितनी है? एल। थीटा ये 60 डिग्री है, रेडियंस में कितना हुआ? क्या याद है सभी को? पाई बाई 3। रेडियस कितनी है? आर। क्या छाप देंगे यहां पर डीएल की जगह पाई बाई 3 आर? अपने आप कर लेंगे क्या? ये एल क्या निकल आया? इसकी वैल्यू निकल आई टोटल इंटीग्रेशन डीएल की, कितनी आ गई? पाई बाई 3 आर। अब जिनको ये समझ में नहीं आया पाई बाई 3 आर कैसे आया, उनके लिए बता दें। किसी भी एंगल को जो डिग्री में है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। ये रामबाण उपाय है। रामबाण मैं बार बार कुछ ज्यादा बोल रहा हूं आज, ऐसा कोई रामबाण नहीं, बचपन में सिखाई हुई बात है। जिसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, उसमें पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। 60 से काट दिया, कितना आ गया? पाई बाई 3। आंसर कर लेंगे यहां पर, पाई बाई 3 रखना है बस, जो आएगा वो आपका। अब मैं आता हूं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, हटा दो इतना। अब जिस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं ना अपन, ये वही क्वेश्चन है जहां पर हमने थीटा इंटू रेडियस सीखा था पहली बार इस 12th क्लास में। क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, पहले बता दो। ये क्या है? एक सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है। इसके साथ दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। इस लूप पर दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, जो इस पर थीटा एंगल बना रहे हैं, और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगा दी गई है एक बैटरी। दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या लगा दी गई है?
एक बैटरी कुछ V नाम की, दिख गया इतना। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अब इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई तरीके से। मैं सारे टाइप बताऊंगा इसमें क्या क्या पूछ सकते थे वो आपसे। तो सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज लिख देता हूं, फाइंड फील्ड एट दी सेंटर। ये क्वेश्चन बन गया। ये बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है, ऐसा सिंपल टर्म्स में लिखा नहीं आएगा, ध्यान रखना मेरी बात। बताऊंगा कैसे लिख के आएगा, पहले एक बार सॉल्व होने दो। तो मुझे बताना क्या है, इस सेंटर पर फील्ड, मान लिया सेंटर क्या है मेरा, O है, तो O पर फील्ड निकालना। इसमें समस्या क्या है, आपको तो फॉर्मूला पता ही है ना, म्यू नॉट क्या था सर्कुलर लूप के लिए, म्यू नॉट I/2R, यही था ना। क्या लगेगा यहां पर, सीधा सा क्वेश्चन, क्या वो फॉर्मूला लूप वाला जो हमने सीखा था, म्यू नॉट I, फाइनल सर्कुलर लूप, पूरा लूप है ना ये, आधा तो है नहीं, तो पूरे लूप के लिए फॉर्मूला क्या सीखा था, म्यू नॉट I/2R, क्या यहां लगेगा? अगर हां तो आप बहुत गलत हैं, अगर किसी ने नहीं बोला है तो क्यों, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए मैं बता रहा हूं क्यों, मैं सुन तो सकता नहीं आपसे। चलिए जरा ध्यान से देखना, अगर फील्ड होगा तो कब होगा फील्ड, जब करंट होगी। फील्ड तभी तो होगा जब करंट होगी, तो अभी इसने मुझे करंट तो दी नहीं है, करंट के बदले क्या दे दी है, बैटरी दे दी है। तो हम पहले चलाएंगे बैटरी से एक करंट। मैंने बैटरी से दौड़ाई एक करंट, बोली कितनी, आई। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं, सोचने की प्रोसेस। और मैं हर बार कहता हूं थिंकिंग प्रोसेस सीखो हमसे, बाकी तो क्वेश्चन सब बता देंगे, बुक्स में भी सॉल्यूशन है, हर किताब में सॉल्यूशन है, लेकिन आप मुझसे क्या सीखने की कोशिश करिए, क्या प्रोसेस। चलिए करंट यहां से आई स्टार्ट हुई, जैसे ही पॉइंट पी पर पहुंचेगी, क्या दिख रहे हैं आपको, दो रास्ते हैं करंट के पास, कुछ करंट ऊपर भाग जाएगी, कुछ करंट नीचे भाग जाएगी। देखिए यानी कि दो अलग अलग करंट्स भागेंगी इसमें, एक करंट ऊपर चलेगी, मैंने मान लिया कितनी, I1, एक करंट नीचे आ गई, मैंने मान लिया कितनी, I2। देखिए इतनी बात, I1 यहां से दौड़ के आई, I2 यहां से दौड़ के पहुंची, जब ये Q पर पहुंची तो दोनों फिर मिल गई, दोनों फिर मिल गई तो कितनी बन गई, अरे एक I1 थी एक I2, दोनों मिलके फिर से क्या जो गई, I1 प्लस I2, यानी कि फिर से भाई I बन गई, वापस से कितनी लौट आई इसमें, I लौट आई। सबसे पहले तुमने करंट दौड़ाई, करंट क्यों दौड़ाई, बिकॉज मुझे फील्ड निकालना है, फील्ड के लिए क्या चाहिए, करंट। करंट क्वेश्चन ने दी नहीं तो हमें बनानी पड़ेगी, और हमने मान ली है I1 है I2 है। अब क्या आपको इस पूरे लूप में दो अलग अलग पोर्शंस दिख गए, एक ये P से Q तक का पोर्शन ये वाला, और एक ये वाला बड़े वाला। अब ये ध्यान से सुनना, P से Q ये भी बोलेंगे, P से Q ये भी बोलेंगे, तो नाम में कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ नामकरण कर लें इसका, P Q, मान लीजिएगा दिस पॉइंट इज S, दिस पॉइंट इज T, ऐसे मान लिया मैंने, कोई काम नहीं है इसका। अब मैं बोल सकता हूं, अच्छा लग रहा है मुझे बोलने में, PTQ एक आर्क हो गया, एक आर्क हो गया PSQ, अब अच्छा लग रहा होगा आपको भी। चलिए तो मैंने क्या बोला, मुझे दो पोर्शंस दिख रहे हैं, मेरा टास्क मुझे समझ में आ गया है कि एक बार इस ऊपर वाले आर्क की वजह से फील्ड निकालो सेंटर पे, एक बार इस छोटे वाले की वजह से निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, किसकी तरह, वेक्टर की तरह, काम खत्म, दिख गया। तो मैं अब इसको ऐड, फील्ड निकालना है तो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है L1, इसकी लेंथ कितनी है L2, क्लियर इतनी बात। चलिए तो फील्ड, अब मैं क्या, टास्क मेरा समझ गए, एक बार ऊपर वाले आर्क की वजह से, एक बार नीचे की वजह से, दोनों की वजह से फील्ड निकालूंगा, वेक्टर की तरह ऐड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं फील्ड ड्यू टू R1, क्या इसको आर्क 1 बोल दें, सब 1 1 है, I1 L1, तो आर्क भी ये 1 हो गया। चलिए तो फील्ड कितना हो गया, V1, किसी आर्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, कुछ रेडियस इसकी दी गई है, मान लीजिए R, कितनी दी गई है, R, I अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन, क्या DL होता था, ये फॉर्मूला तो याद है ना, रख देते हैं,
dl का मतलब इसकी लेंथ कितनी है L1, I का मतलब करंट कितनी है I1, तो वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये तो फॉर्मूला लिखा है, तो अब बना V1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट है I1, रेडियस r स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ कितनी L1। डायरेक्शन बोल दीजिए एक बार, डायरेक्शन में जल्दी से करना सिखाऊंगा आपको। जैसी करंट घूम रही बस आपको क्या करना है, वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा देनी है, घूम गई फिंगर्स, किधर आ गई डायरेक्शन इनवर्ड। ये इतनी जल्दी होना चाहिए आपसे, और तब होगा जब आज आप 20 कम से कम लूप बनाएंगे अपनी मर्जी के। 20 तो आपसे बनने ही वाले नहीं है, क्या करेंगे, 6 ही तो लूप हुए। अरे 3 ही प्लेन तो हैं, एक प्लेन में 2 ही तरह से रख सकते हैं करंट, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, फिर एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड 6 ही लूप तो बनने हैं आपसे कुल मिला के। 20 तो यानी बोल दिए मैंने। चलिए ये बन गया। अब बात करेंगे V2 की। अब स्पीड पकड़ना थोड़ी सी, V2 की बात करेंगे, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इस बार क्या है, क्या I2 है, I2 अपॉन r स्क्वायर, लेंथ कितनी है L2। डायरेक्शन बोलिए फटाफट से बोलिए। ऐसे करंट घूम रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, थंब किधर आ गया, आउटवर्ड यानी कि बाहर, डॉट। अब 2 फील्ड आ गए, तो नेट फील्ड क्या बनेगा, नेट फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। कंफर्म बात होगी, B1 प्लस B2। अब B1 प्लस B2 की बात कर लें तो आपको एक बात तो पता होगी, क्या बात पता होगी, कि जो आउटवर्ड है वो पॉजिटिव है, जो इनवर्ड है वो निगेटिव है। ये हमारी साइन कन्वेंशन रही है बहुत बचपन से, रख देते हैं। तो B इज इक्वल टू कौन आउटवर्ड है, B2 आउटवर्ड है, और B1 कैसा है, इनवर्ड। तो मैं क्या रख दूंगा, B1 को कैसा रख दिया, नेगेटिव का, और B2 को कैसा रख दिया, पॉजिटिव का। इसी से चलना, बुद्धि अपनी लगाना नहीं। वैल्यू पुट करिए। इनको मैं एक बार थोड़ा सा हिसाब किताब कर लूं, थोड़ा सा यहीं पे कंजूसी कर लेते हैं थोड़ी सी। देखना इन दोनों को जब मैं ऐड सेपरेट कुछ भी करूंगा, रखूंगा साथ साथ, तो देखना कुछ कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये वाला टर्म कॉमन है, दोनों तरफ से दिख गया। तो यहां से क्या बचेगा, I1 L1, यहां से क्या बचेगा, I2 L2। दिख रही है मेरी बातें सब, I1 L1 और ये बचा I2 L2। बहुत ध्यान से चलना आगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले लिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में आर स्क्वायर। क्या बच गया है, I1 L1, क्या ये B1 माइनस का है, तो माइनस का I1 L1 और प्लस का I2 L2। अब क्वेश्चन को देखें अगर, तो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बस क्या नहीं पता है, इन करंट और लेंथ की वैल्यूज नहीं पता है। अगर ये निकला है तो क्वेश्चन खत्म है मेरा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन खत्म करने की लड़ाई शुरू करते हैं, यहां से इसको समेट देते हैं। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या, आसान है सब। चलिए अब मुझे बस इसके पीछे लड़ाई लड़नी है। अब इस डायग्राम को दोबारा देखिए, डायग्राम को जैसे मैं दोबारा देख रहा हूं तो मुझे एक बात, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद है, बिल्कुल 100% याद है। मैंने ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था उस दिन कि 4th चैप्टर में ये क्वेश्चन मैं लाऊंगा एक बार वापस से पिटारे से, तो ले आए हैं वापस से। अब देखना ध्यान से, इस P और Q के अक्रॉस देखो, एक वायर ऊपर लगा है, एक वायर ये लगा है, यानी कि P और Q पॉइंट्स के बीच में 2 वायर लगे हुए हैं, एक L1 वाला, एक L2 वाला। और मैंने बोला था किसी 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी वायर, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो सब किस में होते हैं, पैरेलल में। यानी कि ये दोनों वायर्स आपस में किस में हैं, पैरेलल, किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है अगर, तो इन दोनों में क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। दोनों का क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये मैंने लाइन लिख दी है, द 2 आर्क्स, क्या आर्क ही बोलते हैं ना, हाँ, द 2 आर्क्स आर इन पैरेलल। कौन कौन से, PLQ, क्या गया, PSQ एंड PTQ आर इन पैरेलल। पैरेलल में है ये लिख लिया आपने। तो इनके पोटेंशियल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। पहले का पोटेंशियल माना V1, दूसरे का माना V2, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे।
और किसके इक्वल होंगी तो आपको पता ही V के इक्वल होंगे। किसी वायर में करंट I1 है, मान लिया इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R2। ये R1 R2 क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं। आप ना लिखें उसको वहां पर, ऐसा कोई रूल नहीं है लिखने का, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। वरना पोटेंशियल आप जानते हैं I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। अब आपको रेजिस्टेंस पता नहीं क्या लेंथ पता है, रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन पता है, तो मैं क्या जानता हूं I1 रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं रो L अपॉन A। क्या इसकी लेंथ L1 है I2 रो L2 अपॉन A। अब आप बोलेंगे रो 1 रो 2 क्यों नहीं रखा, बिकॉज मटेरियल तो एक ही है, तो रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया भी सेम है, निपट लिए दोनों आपस में। क्या बचा I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2। अगर I1 L1 I2 L2 के इक्वल है, अरे तो क्या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव समाप्त कर गए आपस में और एक दूसरे को समाप्त कर गए तो फील्ड कितना आ गया, ये दोनों खत्म तो जीरो, फील्ड कितना जीरो। इतनी बड़ी कहानी गढ़ी और अंत में क्या आया जीरो। यही गोल्डन फॉर्मूला भी है। और फॉर्मूला कहाँ है, अरे पंच लाइन है, और पंच लाइन से ही क्वेश्चन उठ के आता है। पंच लाइन में बच्चों को क्या सिखाते हैं, किसी लूप के अक्रॉस, किसी लूप में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अगर बैटरी लगा दी जाए, किसी लूप में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अगर बैटरी लगा दी जाए तो सेंटर पर फील्ड जीरो होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल थीटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल थीटा। सुने कुछ बात, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि शो दैट द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप, show that the field at the center of a loop in which a battery is connected across 2 points is zero। इसी लूप के लिए सेंटर पर फील्ड जीरो होता है जिसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच क्या लगा दी गई हो, बैटरी लगा दी गई हो। क्लियर है बात, ये भी सीख गए। एक बहुत गोल्डन क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले किस सन में आया था वो बात की बात है, हटा दें, इतना पुराना भी नहीं, लेटेस्ट है। एक क्वेश्चन होमवर्क का बनता है। खतरनाक सा बना देते हैं एक। अरे क्या ये लूप पहचान पाएंगे आप, अभी बताया था मैंने आपको, ये लूप कहाँ है, एक्स जेड प्लेन में। इसमें करंट है I, इसका सेंटर है O। अरे डायग्राम मैंने ही बना दिया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलो मैं ही बना देता हूँ, बना ही दिया है तो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पढ़ाते क्या हो और पूछते क्या हो, चीटिंग कर लेते हो सर। ये दो लूप हैं, इसमें है करंट I, दोनों में ही करंट सेम है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के सेंटर भी सेम है। दो लूप्स हैं, मान लीजिए ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस भी कैसी है, सेम रेडियस। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सेम रेडियस और सेम सेंटर, यानी कि दो लूप हैं, दोनों के सेम लूप हैं और सेम सेंटर हैं। अरे इतनी बात बहुत भूल मैंने। चलिए अब क्या करना है, फाइंड, अरे सेम करंट भी तो है, लिख सकते हैं आप, फाइंड फील्ड एट दी सेंटर, फाइंड फील्ड एट दी सेंटर। ये बातें सुन ली आपने, आपने होमवर्क भी नोट कर लिया। अब एक जरूरी बात, एक नई लाइन और ऐड करते हैं, जो हमने अब तक सीखा है उसमें कुछ नया और ऐड करते हैं।
हमने सीखा था फील्ड ड्यू, ये होमवर्क हो गया आपका, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ नई। फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप आपने कितना सीखा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही सीखा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर। फील्ड, अब सेंटर लिख लेना, एट सेंटर, ये सीखा था। अब लूप का मतलब क्या है कि एक वायर लिया और एक गोला, एक लूप बना लिया। अगर मैं एक लंबा सा वायर लूं, बहुत लंबा सा, और उसको एक लूप में लपेटते चले जाऊं, क्या वो अब एक लूप रह गया या एक बहुत सारे लूप का कॉम्बिनेशन हो गया? यानी कि लंबा वायर था, अरे बहुत किया है हमने, ऐसे लपेटी बहुत सी चीजें हैं, कभी पतंग का धागा लपेटा है, कभी पाइप लपेटे हैं, ऐसे बहुत से काम किए हैं, ऐसे कॉइल भी बनाई होगी, आपने देखी भी होगी। तो बहुत सारे बड़े से वायर को क्या बना लिया, कॉइल बना लिया। अब उस लूप में अब मैंने क्या कर दी, बहुत सारे टर्न्स लगा दी, उनको क्या बोलते हैं, टर्न्स बोलते हैं। एक है तो एक लूप बोल दिया, बहुत सारे हैं तो टर्न्स बन जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसमें कॉइल बन जाए, जिसमें अभी कॉइल हो गई है पूरी, अभी कॉइल हो गई है, और इसमें कितने टर्न्स हैं, मान लीजिए n टर्न्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात एक नई बात बता रहा हूं कि लूप था पहले, अब इसमें कितने टर्न्स हो गए हैं, n टर्न्स बन गए, तो ये बन गई है अब एक कॉइल। इसको क्या नाम देंगे, अब हम बोलेंगे कॉइल। अब ये कॉइल हो गई है, तो अब मुझसे पूछा गया फील्ड क्या हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर एक लाइन का कि जितने टर्न्स हैं एक के लिए मुझे पता है, तो n के लिए क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट आई एन बना, अच्छा नहीं लगा तो बोलने के लिए n को पहले लगा लिया, और क्या बन गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। मेरी बात सुनी, अगर किसी कॉइल में n टर्न्स हो तो फील्ड क्या होगा, उन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक नई लाइन सीख ली हमने। आप चाहें तो वहीं पे चिपका देंगे जहां पे हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था, क्या लिख देंगे, छोटा सा, फॉर n टर्न्स, खत्म। अब एक और बात, क्या बात, हाँ, इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखे जा रहे हैं कल से, और इसकी वैल्यू नहीं बताई है मैंने अभी तक आपको, ये आपने होमवर्क नोट कर लिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, हर बार तो ना ऐसे ही काम चलेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी लिखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। अब मैं इसकी यूनिट भी आपको बता दूं कैसे निकालेंगे, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही है। अब इसकी यूनिट में लिखना चाहूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो कैसे लिखेंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू dv इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई dl साइन थीटा। कुछ कैंसिल कर लीजिए, dl क्या है, लेंथ है, r भी एक लेंथ है, तो लेंथ से एक लेंथ मैंने काट दी, बस ना dl से r स्क्वायर काट दीजिए। डायमेंशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं और यूनिट्स के टर्म्स में, लेंथ से लेंथ खत्म हो गई। फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, r की होती है मीटर, अपॉन करंट की होती है एम्पियर, साइन थीटा की कुछ नहीं होती है, तो क्या बन गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये बन गई इसकी यूनिट। अरे बात समझ गए हैं, तो यूनिट बता दी, इसकी वैल्यू भी बता दी। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर आपने यहाँ पर तो म्यू नॉट आ रहा है केवल, और ये वैल्यू किसकी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, कोई पूछने वाली बात है क्या, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इधर भाग लेगा। मेरी बात सुनिए आपने, ये किसकी वैल्यू है, पूरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, म्यू नॉट की निकालेंगे तो 4 पाई इधर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। अरे ये सब बड़ा भाग कर लेंगे, आप होशियार बच्चे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसका एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी मैंने केस 1 किया था सिर्फ एट द सेंटर, कल पढ़ेंगे कहां पर, एट द एक्सिस। एक्सिस याद होगी, एक्सियल पॉइंट क्या होता था, वहां पर पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक डेरिवेशन है, सच में आता है पेपर में। बने रहिए, होमवर्क करिएगा।